ठीक है स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक होगा कोशिका विभाजन। मैं सबसे पहले फिर बताता हूँ, पीएमटी, जेट, आईसीआर और 12th स्टूडेंट्स, इन चार स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही कीमती है। तो ये चार कैटेगरी के स्टूडेंट मेरी क्लास ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब अपन जड़ से स्टार्ट करेंगे। कोशिका विभाजन क्यों होता है? सबसे पहले चीज हर स्टूडेंट के माइंड में यह आती है कि आखिर कोशिकाएं विभाजन क्यों करती है। इसका कारण बता देता हूं। कोशिका विभाजन क्यों करती है? क्योंकि कोशिकाओं में विभाजन नहीं होगा तो जनन नहीं होगा। तो दो ही चीजें याद रखनी है आपको कि कोशिका वृद्धि और जनन के लिए विभाजन करती है। वृद्धि व जनन हेतु विभाजन करती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ भी मान लीजिए कि कोशिकाएं विभाजन इसीलिए करती है कि वृद्धि और जनन हो सके। क्योंकि यदि कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होगी तो नई कोशिकाएं नहीं बनेगी, और नई कोशिकाएं नहीं बनेगी तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कैसे होगी? इसीलिए ये विभाजन करती है। अब पहली चीज बताता हूं, पहली चीज बता दी मैंने। दूसरी चीज, कोशिकाएं विभाजन करती है उससे पहले वो अपने आप को उस विभाजन के लिए तैयार करती है। अगली चीज क्वेश्चन में डाली, यूं याद कर लीजिए। कोशिका विभाजन हेतु तैयारी करती है। कोई भी कोशिका यदि विभाजित होना चाहती है तो वह पहले क्या करती है? तैयारी करती है। दो चीज दोबारा बता देता हूं। कोशिकाएं विभाजन क्यों करती है? वृद्धि और जनन के लिए, ठीक है। यदि कोशिकाओं में जनन नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि नहीं होगी तो कोशिका आगे कैसे बढ़ेगी? इसीलिए कोशिकाएं वृद्धि और जनन के लिए क्या करती है? विभाजित होती है। विभाजन का मतलब बताओ क्या होता है? दो कोशिकाओं से चार कोशिकाओं का बनना, चार से आठ का बनना। अगली चीज, कोशिकाएं विभाजन करने से पहले उस विभाजन के लिए तैयारी करती है। अब अपन पढ़ेंगे सेल साइकिल। अब अपन पढ़ेंगे कि कोशिकाएं विभाजन के लिए क्वेश्चन बताऊंगा, न्यूमेरिकल टाइप का बताऊंगा मैं। सबसे पहले चीज मान लीजिए 64 कोशिकाएं हैं। 64 कोशिकाओं में कुल कोशिका विभाजन होंगे। कुल कोशिका विभाजन कितने होंगे? विभाजन निकालने का तरीका बता देता हूं। यदि कोशिकाओं में विभाजन ज्ञात करना है तो एक सूत्र होता है 2n, ठीक है। n का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ठीक है। अब बात करते हैं कि 64 कोशिकाओं में कितनी बार कोशिकाओं का विभाजन होगा। कितनी बार होगा? 6 बार। 6 बार कैसे? देख लीजिए यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, देख लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 64 आएगा। इस प्रकार अपन किसी के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि कुल 64 कोशिकाओं की संख्या है, विभाजन 6 बार हो रहा है, n बराबर समसूत्री विभाजन इसका फॉर्मूला हो गया, और इस तरीके से समझ सकते हैं। ये अपना हो गया न्यूमेरिकल। कोशिका चक्र, अब पढ़ेंगे अपन कोशिका चक्र, ठीक है। समझा देता हूं, एक बार फिर लिखेंगे।
वे समस्त क्रियाएं जो कोशिका को विभाजन हेतु तैयार करती है और फिर उसे विभाजन के लिए प्रेरित करती है, उन क्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिका चक्र कहते हैं। वे समस्त क्रियाएं जो कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, फिर उसी कोशिका को विभाजन के लिए प्रेरित करती है, उन समस्त क्रियाओं को सेल साइकिल बोलते हैं। लिख देता हूं मैं, वे क्रियाएं जो कोशिका को सॉरी यहाँ पहले लिख देता हूं, कोशिका को विभाजन हेतु तैयार करना व विभाजन के लिए प्रेरित करना, वह विभाजन हेतु प्रेरित करना, उसे अपन बोलते हैं कोशिका विभाजन। वे क्रियाएं जो कोशिकाओं को विभाजन हेतु तैयार करना और उसे विभाजन हेतु प्रेरित करना ये काम करती है, उसे सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सेल साइकिल की रूपरेखा। साइकिल या कोशिका चक्र। अब पढ़ते हैं अपन कोशिका चक्र। ठीक है, दो अवस्थाएं चलती है इसमें। पहली चलती है इंटरफेज, दूसरी अवस्था चलती है इसमें एम फेज। ठीक है, इंटरफेज अवस्था, एम फेज अवस्था। इंटरफेज अवस्था होती है वो 90 से 95% होती है। यह अवस्था होती है वो 5 से 10% होता है। अब मैं कारण बताता हूं, क्या कारण है कि इंटरफेज अवस्था तो 95% होती है जबकि एम फेज 10% होती है। इसका कारण बताता हूं मैं। ये जो इंटरफेज होती है ना, ये अवस्था विभाजन की तैयारी करती है। ठीक है, इंटरफेज अवस्था में तो क्या होता है कि कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, जबकि एम फेज में क्या होता है कि वो विभाजन करती है। ठीक है, मान लीजिए अपन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एग्जाम की तैयारी में तो अपने को क्या है कि 1 साल लगती है, लेकिन एग्जाम देने में कितना टाइम लगता है, 3 घंटे। तो तैयारी में तो क्या लगा, ज्यादा समय, और उस काम को होने में कितना टाइम लगा, ओनली बहुत कम समय। इसीलिए ये 10% होती है, ये होती है 95%। तो ये तैयारी वाली अवस्था होती है, यहां लिख देता हूं। कोशिका विभाजन की तैयारी, कोशिका विभाजन करने के लिए तैयार होती है यहां पर, इसीलिए ज्यादा होती है। और यहां पर क्या होता है, कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका का, एक चीज बताता हूं एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप मान लीजिए एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं, ये अलग चीज है। ठीक है, याद रखिए आप ये चीज, तो एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। मानो में 24 घंटे में कोशिका एक बार विभाजित होती है, सब जानते हैं। मानव में 24 घंटे में एक बार कोशिका
विभाजन। एक बार कोशिका विभाजन होता है, मतलब कि 22 से 23 घंटे होते हैं ना, 22 से 23 घंटे वो तो इसकी तैयारी में लग जाते हैं, और बाकी 1 से 2 घंटा ये तो लग जाता है तैयारी में, और लगभग 1 से 2 घंटे ये होते हैं उसके विभाजन में। याद रह जाएगी ये चीज, ये दोनों चीज अलग है। मानव में 24 घंटे में कोशिका एक बार विभाजित होती है, तो वो कोशिका 22 से 24 घंटे तो उसको तैयार होने में लगा, और 1 से 2 घंटा उसके विभाजन में लगा। इसी प्रकार ये दोनों है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में, इसके डायग्राम बना के पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं अपन इंटरफेज अवस्था। सबसे पहले समझेंगे इंटरफेज को, अंतरावस्था भी बोलते हैं इसको। इंटरफेज समझने के लिए है चीज, याद रखिए। समझा देता हूं। एक कोशिका है, वो विभाजन होना चाहती है। विभाजन होने के लिए वो कोशिका यह देखती है कि यदि डीएनए है, उस डीएनए में क्या हो रहा है, द्विगुणन। डीएनए में द्विगुणन होगा तो क्या करेगा कि डीएनए की कॉपी बनेगी, और डीएनए की कॉपियां बनेगी तभी तो एक कोशिका से 2 बराबर कोशिकाएं बढ़ती है। दोबारा बता देता हूं, मेन चीज इसमें यही है कि डीएनए का द्विगुणन होगा तो डीएनए की कॉपियां बनेगी, डीएनए की कॉपियां बनेगी तो 2 बराबर आकार की नई कोशिकाएं बनेगी। बस इंटरफेज अवस्था में यह होता है। याद रख लीजिए, कोशिका विभाजन होने से पहले यह देखती है कि डीएनए का द्विगुणन हुआ, डीएनए का द्विगुणन हुआ तो 2 बराबर आकार की कोशिकाएं बनी। डीएनए का द्विगुणन हुआ तथा डीएनए की कॉपी बनी। डीएनए की कॉपियां बनी तभी तो 2 नई कोशिकाएं बढ़ती है, 2 नई कोशिका बनती है, ठीक है। इसमें इतनी सी चीज आपको याद रखनी है बाकी समझने के लिए, कि कोई भी कोशिका यदि विभाजित होना चाहती है तो वो यह देखती है कि जब उसकी डीएनए का डुप्लीकेशन या द्विगुणन हुआ, डीएनए का द्विगुणन हुआ तो प्रतियां बनी या कॉपियां बनी, और कॉपी बनेगी तभी तो 2 नई कोशिकाएं बनेगी जो बराबर आकार की होती है। अब बना दिया अपन ने साइकिल यहां पर, ठीक है। देखिए इस साइकिल में अपन ये चीज नहीं बता सकते कि कौन सा बिंदु तो प्रारंभिक है और कौन सा अंतिम है, ठीक है, या अपन ये चीज तो नहीं बता सकते। अब बात करते हैं अपन इसके बारे में। सबसे पहले चीज वह अवस्था जिसमें कोशिका विभाजन नहीं करती है, G0 अवस्था। ये चीज लिख लीजिए आप थोड़ा सा। जिस अवस्था में कोशिका विभाजन नहीं करती, उस अवस्था को बोलते हैं G0 अवस्था। G0 को एक नाम और इसका शांत अवस्था भी इसको बोलते हैं, या इसको क्यूसेंट भी बोलते हैं। ये चीज याद रखिए। मान लीजिए मेरी त्वचा है, इन त्वचा की कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुई, G0। अब मान लीजिए मेरे को या चोट लग गई या चाकू से कट लग गया, तो क्या होगा कि जैसे चाकू से कट लगा तो वहां उसी स्थान की मरम्मत होगी, मरम्मत हुई तो क्या हुआ, कोशिकाएं विभाजित हुई।
क्योंकि कोशिकाएं विभाजित हुई तभी तो उसकी मरम्मत हुई, और वो कौन सी अवस्था आ गई फिर? जीवन अवस्था, जो आगे देखेंगे अपन। तो याद रख लीजिए। अभी देखिए मेरी ये तो त्वचा है, इसकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब G0 अवस्था है। मान लीजिए मेरे चाकू से कट लग गया, तो यहाँ कोशिका विभाजन हुई और उसमें क्या हुआ? मरम्मत, तो वो जीवन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए, ये चक्कर इस प्रकार है, ठीक है। ये चक्कर है, इसका जो प्रकार है वो यूं है, ठीक है। तो ये एस अवस्था से पहले है, जीवन अवस्था पहले है या एस अवस्था? तो एस अवस्था से पहले है जीवन, तो इसको बोलते हैं पूर्व एस अवस्था, ठीक है। और जीवन अवस्था एस अवस्था से तो पहले है, इसीलिए एस अवस्था बोल दिया पूर्व। एम अवस्था के क्या है? बाद में, तो पश्य एम अवस्था बोल दिया। इतनी बात समझ में आई? ये सर्कल यूं जा रहा है, तो एम अवस्था तो क्या आई? पहले आई, ठीक है। एम अवस्था तो इससे पहले आ गई थी, इसलिए पश्य एम अवस्था हुई। जीवन अवस्था होती है वो इससे पहले आई एस अवस्था से, ठीक है। इतना समझ में आया कि इसको कैसे बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन G2 अवस्था के बारे में कि G2 अवस्था क्या होती है। ये थोड़ा सा इसका उल्टा है। G2 अवस्था एस अवस्था के बाद में आती है, समझ लीजिए। G2 अवस्था के बारे में बता रहा हूं, इसको बोलते हैं पश्य एस अवस्था, क्योंकि ये एस अवस्था के बाद में आती है G2 अवस्था, जबकि एम अवस्था के पहले। पूर्व एम अवस्था, इतनी बात सबके समझ में आई? चक्कर यूं चला, जीवन अवस्था के बाद में आती है एस अवस्था, और एस अवस्था होती है उससे पहले आती है जीवन, इसीलिए पूर्व एस अवस्था। एम के बाद में आती है, इसीलिए पश्य एम अवस्था। G2 होती है वो क्या है? एस के बाद में आती है, इसीलिए पश्य एस अवस्था, और एम से पहले आई, इसलिए पूर्व एम अवस्था बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इतनी शांत अवस्था में बता चुका हूं। अब बात करते हैं अपन जीवन अवस्था की। मैं पहले जीवन और G2 दोनों के साथ कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। जीवन अवस्था यहां अपन थोड़ा साथ पढ़ेंगे ढंग से, ठीक है। G2 अवस्था, इन दोनों के एक ही कार्य होते हैं या एक ही प्रकार होता है, कुछ भी मान लीजिए। आरएनए व प्रोटीन निर्माण, ठीक है। जीवन अवस्था में भी आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। G2 अवस्था में भी आरएनए व प्रोटीन का निर्माण होता है, का निर्माण, ठीक है। अब बात ये आती है कि जीवन अवस्था और G2 अवस्था दोनों में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो इनके बीच डिफरेंस क्या हुआ, अंतर क्या हुआ? तो मैं समझा रहा हूं, समझ लीजिए। अंतर इसमें यह हुआ कि जो एस अवस्था में क्या हो रहा था? डीएनए का द्विगुणन। अब डीएनए का द्विगुणन होगा तो डीएनए से कॉपियां भी बनेगी, और डीएनए से कॉपियां बनेगी तो उसमें जो आरएनए और प्रोटीन की जरूरत होती है ना, वो जरूरत हमें कौन उपलब्ध करवाएगा? जीवन अवस्था। कहने का मतलब यह है कि एस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है, तब हमें आरएनए और प्रोटीन चाहिए, और वो आरएनए और प्रोटीन उपलब्ध कौन करवाता है? जीवन। डीएनए द्विगुणन में जरूरी प्रोटीन, ठीक है। कौन सी अवस्था में? एस अवस्था, ठीक है।
समझ में आई। एस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन हुआ और उसमें जरूरी प्रोटीन व आरएनए यह तो उपलब्ध करवाता है जीवन। अब बात करते हैं G2 की। एम अवस्था में, एम अवस्था का मतलब ही ये होता है विभाजन अवस्था में। अब विभाजन अवस्था में भी हमें क्या चाहिए, आरएनए और प्रोटीन। वो कौन उपलब्ध करवाता है, G2। ठीक है, जीवन का काम कब शुरू होता है, मैं पहले बता चुका हूं कि जब किसी व्यक्ति के मान लीजिए त्वचा में चाकू की कट लग गई या घाव हो गया, तो उस जगह पर क्या होता है कि कोशिकाएं विभाजन करती है और उस घाव को भर देती है, तब कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और वो जीवन अवस्था होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये हो गया अपना। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें डीएनए का जो तीसरी अवस्था होती है एस अवस्था। तो एस अवस्था क्या होती है वो बताऊंगा मैं आपको। अब बताता हूं मैं एस अवस्था। एस अवस्था में क्या होता है, एस अवस्था में कुछ तो होता ही है भाई। सबसे पहले चीज, एस अवस्था को संश्लेषी अवस्था बोलते हैं। संश्लेषी अवस्था, यहां पर क्या होता है, संश्लेषण होता है, इसीलिए इसे संश्लेषी अवस्था बोलते हैं। तीन मुख्य चीजें बताता हूं इसमें क्या क्या होता है। पहली चीज, इसमें क्या होता है, पहले बता चुका हूं कि डीएनए में क्या हुआ, द्विगुणन। द्विगुणन से क्या हुआ, कॉपियां बनेगी। कॉपियां बनेगी तो एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनेगी बराबर आकार की। एक कोशिका होती है वो दो कोशिकाओं में बढ़ती है और कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन। तो इसमें क्या होता है, केंद्रक में डीएनए द्विगुणन, केंद्रक में जो डीएनए होता है उसका क्या होता है, द्विगुणन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। यूकेरियोटी में क्या होता है, गुणसूत्र होता है। उस गुणसूत्र को कौन बांधे रखता है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन का भी द्विगुणन। हिस्टोन प्रोटीन द्विगुणन, हिस्टोन प्रोटीन का क्या हुआ, द्विगुणन। लास्ट, तारक केंद्र जानते हो, कोशिका, एक ऐसे कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिकाओं में विभाजन को प्रेरित करता है। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। एक ऐसा कोशिकांग जो कोशिकाओं में विभाजन को प्रेरित करता है, तारक केंद्र। तारक केंद्र का विभाजन, या सॉरी, तारक केंद्र द्विगुणन। तारक केंद्र का क्या करेगा, द्विगुणन। ठीक है, अब दो चीजें बताऊंगा मैं आपको। ऐसी कोशिकाएं जो जीवन भर विभाजन नहीं करती है। क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, यह अलग है। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जो जीवन भर विभाजन नहीं करती है। जीवन भर विभाजन नहीं करती है। दो कोशिकाएं होती है जो पूरे जीवन में कभी भी विभाजन नहीं करती है। पहली, हृदय की कोशिका। दूसरी, मानव का मस्तिष्क होता है, उसमें तंत्रिका तंत्र होता है, उस तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन पाई जाती है, वो न्यूरॉन। यह दो कोशिकाओं में कभी भी विभाजन नहीं होता है। अब इसका भी मैं कारण बता देता हूं, पहले तो समझ लेते हैं कंसेप्ट को। ऐसी कोशिकाएं जो पूरे जीवन भर कभी विभाजित नहीं होती है, हृदय की कोशिका और न्यूरॉन। ठीक है, अब कारण बताता हूं कि ये दोनों कोशिकाएं विभाजन क्यों नहीं करती है। इन दोनों में तारक केंद्र अनुपस्थित।
तारक केंद्र अनुपस्थित, इसीलिए तो विभाजन नहीं करती है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ऐसा कोशिकांग जो विभाजन को प्रेरित करता है तारक केंद्र हमेशा विभाजन को प्रेरित करने वाला कोशिकांग होता है। याद रख लीजिए, पीएमटी के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका के विभाजन को बढ़ावा देता है, तारक केंद्र, और इन दोनों में तारक केंद्र नहीं होता है, इसीलिए ये दोनों कभी अपनी पूरे जिंदगी भर या जीवन भर विभाजन नहीं करती है। तो ये फिर दोनों हुई कौन सी अवस्था में, ये हुई फिर G0 अवस्था में, ठीक है, इसीलिए इसमें विभाजन नहीं होता है। अब बात करेंगे, थैंक यू सो मच।